नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोगों ने चर्चा किया था कि उद्देश्य मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य से तात्पर्य उन उद्देश्यों से है जिसकी प्राप्ति में कुछ ज़्यादा समय लगता है। उसको हम शैक्षिक उद्देश्य भी कह सकते हैं, जिसकी चर्चा विस्तृत रूप से हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था। आज का जो टॉपिक है विशिष्ट उद्देश्य, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि विशिष्ट उद्देश्य से तात्पर्य क्या है। विशिष्ट उद्देश्य से तात्पर्य उन उद्देश्यों से है जिसको प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर प्राप्त किया जा सके, अर्थात प्रत्येक पाठ के लिए विशिष्ट उद्देश्य अलग अलग होते हैं। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि विशिष्ट उद्देश्य वह उद्देश्य होते हैं जिसको एक निर्धारित समय में प्राप्त किया जाता है। वह समय 20 मिनट्स हो सकता है, 1 आवर हो सकता है, 2 आवर हो सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि विशिष्ट उद्देश्य प्रत्येक पाठ के अलग अलग होते हैं, यानी कि प्रत्येक पाठ के लिए हम विशिष्ट उद्देश्य बनाते हैं। शिक्षक जो भी पाठ पढ़ाने जाता है उसके लिए वह सोचता है कि इस पाठ को पढ़ाने से क्या प्राप्ति हो सकेगी, अर्थात बच्चों के व्यवहार में कौन से वांछित परिवर्तन आ सकेंगे। तो वो होता है विशिष्ट उद्देश्य। अब हम बात करते हैं उद्देश्यों, विशिष्ट उद्देश्य से। उससे पहले आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है कि ये उद्देश्य का वर्गीकरण क्या है, यानी कि उद्देश्य कैसे हैं, कैसे निर्धारित किए जाते हैं। तो उद्देश्य में जब हम बात करते हैं तो ब्लूम महोदय का बहुत नाम प्रसिद्ध है, बेंजामिन बीएम ब्लूम। इन्होंने उद्देश्यों को 3 प्रकार से वर्गीकरण किया है। पहला ज्ञानात्मक पक्ष, जिसको इंग्लिश में कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं। दूसरा भावात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन। और तीसरा क्रियात्मक पक्ष, साइकोमोटर डोमेन। ब्लूम महोदय ने इन 3 पक्षों के द्वारा उद्देश्यों का निर्धारण करने के लिए कहा है। हम बहुत विस्तृत में इस पर नहीं जाएंगे, इस पर हम किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें जो पाठ योजना बनाते हैं वो ज़्यादातर पक्ष ज्ञानात्मक पक्ष पे होता है वो। तो हम यहाँ पे बात करेंगे ज्ञानात्मक पक्ष पे ही। भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष को किसी अन्य वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो जो ब्लूम का जो ज्ञानात्मक पक्ष है उसमें 6 हैं। जैसे पहला है ज्ञान, नॉलेज, ज्ञान स्तर या कहें इसको नॉलेज लेवल। दूसरा है बोध स्तर, कंप्रिहेंशन लेवल। तीसरा है प्रयोग, उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन लेवल। चौथा है विश्लेषण, एनालिसिस लेवल। पांचवा है संश्लेषण, सिंथेसिस लेवल। और लास्ट है छठा मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। तो ब्लूम ने
जो ये बनाया है उसमें वो कहते हैं कि ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक को उन्होंने निम्न स्तर कहा है। यानी कि ये ज्ञान का एक निम्न स्तर को प्रस्तुत करते हैं। विश्लेषण एवं संश्लेषण को मध्यम स्तर का कहा है तथा मूल्यांकन को उच्च स्तर माना गया है। तो हम बात करेंगे, क्योंकि जब हमारे यहाँ पाठ योजना बनती है तो उसमें खास तौर से हम 3 स्तर को देखते हैं: ज्ञानात्मक स्तर, बोधात्मक स्तर और प्रयोगात्मक अथवा कौशलात्मक स्तर। तो इस वीडियो में हम मुख्यतः इसी पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्ञानात्मक स्तर क्या है। अगर इंग्लिश में कहा जाए नॉलेज लेवल, तो ज्ञानात्मक स्तर के उद्देश्य क्या हैं, या इसको हम आप लोग लेसन प्लान में ज्ञानात्मक उद्देश्य भी लिखते हैं वो। तो क्या है ये नॉलेज लेवल? ज्ञानात्मक स्तर के उद्देश्य से तात्पर्य उन विशिष्ट उद्देश्यों से है जिनके अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले पाठ के सामान्य बातों का ज्ञान करना अथवा प्राप्त करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लूम ने कहा कि निम्न स्तर का ही है वो। तो ज्ञानात्मक क्या है वो कह रहा है कि जो भी हम पाठ पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को, उस पाठ के सामान्य बातों का ज्ञान कराना अथवा प्राप्त करना, वही है ज्ञानात्मक उद्देश्य। एक बात मैं यहाँ और बता देना चाहूँगा आप लोगों को, जब भी उद्देश्य लिखेंगे वो हम क्या करते हैं, भविष्य काल में लिखते हैं उद्देश्य। क्योंकि उद्देश्य क्या है, उसको हमें प्राप्त करना है। तो जब हम पाठ योजना बनाते हैं, जब उद्देश्यों को हम व्यवहारिक रूप में लिखते हैं, तो वो हमेशा भविष्य काल में होती है। क्योंकि पाठ योजना क्या है, हम शैक्षिक कार्य से पूर्व एक जो योजना बनाते हैं वही पाठ योजना है। तो हम जब योजना बनाते हैं तो हम कुछ उद्देश्य को निर्धारित करते हैं। उस उद्देश्य की पूर्ति होनी होती है उस 40 मिनट में, उस 30 मिनट में, वो 1 घंटे में। तो जो उद्देश्य लिखे जाते हैं वो हमेशा भविष्य काल में ही लिखे जाते हैं। आगे हम उदाहरण के माध्यम से और समझेंगे। तो ज्ञानात्मक स्तर ये है, वह कह रहा है कि जो भी पाठ पढ़ा रहे हैं उसके सामान्य बातों का ज्ञान कराना या सामान्य बातों की प्राप्ति करना, वो है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक जो उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक स्तर के जो उद्देश्य होते हैं, इसको एक कुछ सूचक क्रियाएं होते हैं, वो उसके द्वारा हम इसको प्रस्तुत करते हैं, इसको हम व्यवहारिक रूप में लिखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब भी हम ज्ञानात्मक स्तर के उद्देश्य लिखेंगे, उनमें ये जो निम्नलिखित कार्य सूचक क्रियाएं हैं उसको लिखते हैं। वो कौन कौन सी हैं? वो हैं प्रत्यास्मरण करना, पहचानना, अंकित करना, परिभाषित करना, सूची बनाना। अर्थात जब भी आप ज्ञानात्मक स्तर के उद्देश्यों को लिखेंगे, उनमें ये शब्द जरूर निहित होते हैं। इन शब्दों का जरूर हम प्रयोग करते हैं। आइए अब हम कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको और समझते हैं। हम उदाहरण ले रहे हैं ईदगाह कहानी की, मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित। आप इसको पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को। पढ़ाने जाएंगे तो आप कुछ सामान्य उद्देश्य निर्धारित करेंगे, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में। उसके बाद मुख्य कार्य होता है विशिष्ट उद्देश्य का, क्योंकि शिक्षक के लिए ये बहुत जरूरी है। तो आप विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित करेंगे। तो कैसे विशिष्ट उद्देश्य बना सकते हैं? जब आपको कहा जाए कि ज्ञानात्मक स्तर के उद्देश्य बनाइए। तो ईदगाह कहानी से हम लेते हुए कुछ उदाहरण आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे आप बता सकते हैं कि विद्यार्थी ईदगाह कहानी के सभी पात्रों को सूचीबद्ध कर सकेंगे। सूचीबद्ध आपने देखा था कि हमने कहा था कि जो शब्द प्रयोग किया जाते हैं वो सूची बनाना। तो यहाँ देखिए वो प्रयोग हो गया, सूचीबद्ध। यानी कि विद्यार्थी ईदगाह कहानी के सभी पात्रों को सूचीबद्ध कर सकेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है।
इसमें हाँ आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कौन कौन तो उसमें पात्र थे। उसमें हामिद थे, उसमें अमीना थी। यानी कि आप पात्रों के नाम बता सकेंगे। बहुत आपको सोचने की और बहुत आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इन सबको निम्न स्तर का कहा जाता है। दूसरा आप उदाहरण बना सकते हैं, विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के खिलौनों को पहचान सकेंगे। पहचानना हमने बात किया था कि कौन सा शब्द प्रयोग होते हैं, तो पहचानना। तो यहाँ देखिए पहचान का हो गया। विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के खिलौनों को पहचान सकेंगे। इसमें भी बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो और विभिन्न प्रकार के खिलौने, हाँ ठीक है, कुछ मिट्टी के खिलौने होते हैं, कुछ प्लास्टिक के खिलौने होंगे, कुछ लोहे के खिलौने होंगे, तो उसको पहचान सकेंगे वो। तो बच्चों को अगर आप एक बार दिखा देंगे कक्षा में या बता देंगे तो बच्चे बड़े आसानी से उसको समझ जाएंगे वो। तो वही कह रहा है कि पहचान सकेंगे। तीसरा उदाहरण हम लेते हैं, विद्यार्थी ईदगाह शब्द को परिभाषित कर सकेंगे। परिभाषा देना, ये भी एक प्रयोग होता है। परिभाषा देने में बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर कहा जाए कि हाँ संज्ञा की परिभाषा क्या है, तो अगर आप एक बार बता दिया जाए तो आप उसको याद कर लेते हैं कि हाँ संज्ञा किसे कहते हैं। वैसे हम अगर इसमें दिया हुआ है कि ईदगाह शब्द को परिभाषित कर सकेंगे, तो ईदगाह अगर आप बता देंगे कि हाँ क्यों ईदगाह का मेला लगता है वो, तो बच्चे उसको परिभाषित कर सकेंगे, उसको बता सकेंगे। तो ये हो रहा है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इससे और भी आप उन शब्दों का प्रयोग करते हुए आप उदाहरण लिख सकते हैं, या जब आप पाठ्य योजना बनाएं आप इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन शब्दों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, तभी हम वो ज्ञानात्मक उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिख सकेंगे। इसको हम कहते हैं व्यवहारिक रूप में लिखना। तो ये हो गया आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य। अब हम बात करते हैं बोधात्मक स्तर के उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य से तात्पर्य उन विशिष्ट उद्देश्यों से है जिसके अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले पाठ को समझकर अपने शब्दों में उल्लेख करना। यानी कि जो ब्लूम ने बताया, पहला ज्ञान बताया, दूसरा बोध बताया, तीसरा प्रयोग बताया, यानी कि वो थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है। अगर कहा जाए कि डिफ़िकल्टी, कठिनाई स्तर जो कहा जाए, वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। और जो मूल्यांकन होता है वो सबसे उच्च स्तर का होता है, हमने पहले चर्चा किया। तो हमने ज्ञानात्मक उद्देश्य में देखा कि हाँ केवल एक मूलभूत बातों को, सामान्य बातों को जो उस पाठ में है उसको प्राप्ति करना ज्ञानात्मक उद्देश्य। थोड़ा सा उससे स्तर थोड़ा सा बढ़ गया है वो बोधात्मक स्तर में, कंप्रिहेंशन लेवल जिसको आप अंग्रेजी में कहें तो। वो क्या है बोधात्मक उद्देश्य? तो कह रहा है कि बोधात्मक उद्देश्य से तात्पर्य उन विशिष्ट उद्देश्यों से है जिसके अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले पाठ को समझकर अपने शब्दों में उल्लेख करना। यानी कि इसमें थोड़ा समझकर उसको बोध होना। अगर आपको बोध होना, कैसे पता चलेगा कि आपको किसी भी विषय का बोध हुआ है कि नहीं? तो उसके लिए क्या होगा कि आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। भाई परिभाषित करना, पहचानना में बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। वो आपने एक बार देख लिया उसको, हाँ समझे, लेकिन उस स्तर की समझ की ज़रूरत नहीं है वो। लेकिन बोधात्मक स्तर में कहता है कि समझकर अपने शब्दों में उल्लेख करना। अब हम कुछ कार्य सूचक क्रियाएं देखते हैं, फिर आपको और स्पष्ट हो जाएगा। जो बोधात्मक स्तर में के उद्देश्यों में जो हम कार्य सूचक क्रियाएं प्रयोग करते हैं वह है व्याख्या करना, उदाहरण देना, वर्गीकरण करना, अंतर करना, संबंध देखना। अर्थात जब भी हम बोधात्मक स्तर के उद्देश्य लिखेंगे, इन कार्य सूचक क्रियाओं को लिखेंगे, तो आप देखेंगे कि ये कार्य सूचक क्रियाएं हैं, स्पष्ट कर रही हैं कि हाँ थोड़ी सी आपको प्रयास करना पड़ेगा। यानी कि जो ज्ञानात्मक स्तर के जो उद्देश्य थे उससे थोड़ा ज़्यादा इसका एक स्तर है। तो हम अब इसको देखते हैं उदाहरण के माध्यम से, इन कार्य सूचक क्रियाओं को। कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पे बता रखे हैं आपको। जैसे पहला उदाहरण उसी ईदगाह कहानी से हम करते हुए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी ईदगाह कहानी का सारांश बता सकेंगे। यानी कि जो ईदगाह कहानी जो हमें पढ़ाया गया है, जो हम पढ़े हैं, वो उसका सारांश बता सकेंगे।
उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए पहले उस बच्चे को या इस विद्यार्थी को ईदगाह कहानी समझना होगा। उस कहानी को उसको पूरा समझना होगा, हाँ क्या कहानी था, कहानी का मूल भाव क्या था, क्या कहा गया है कहानी में, वो तभी उसको सारांशित कर सकेगा। वो अगर वो कहानी नहीं समझ पाया है तो वो उसको सारांश नहीं बता सकेगा। तो वो हो गया बोधात्मक स्तर का। फिर दूसरा आप बता सकते हैं कि विद्यार्थी ईदगाह कहानी के हामिद के चरित्र को अपने शब्दों में बता सकेंगे। आपने बच्चों को 40 मिनट में, 1 घंटे में ईदगाह कहानी पढ़ाई, आपने बताया कि हाँ हामिद बच्चा कितना अपनी माता के प्रति प्रेम रखता है, कि वो सारे बच्चे खिलौने लाते हैं उस उम्र के, लेकिन उसके लिए वो अपने माँ के लिए चिमटा लाता है वो। तो यानी जो भी पूरी कहानी बताएंगे तो उसमें एक हामिद का एक चरित्र उभर कर आएगा वो। तो उस चरित्र को विद्यार्थी अपने शब्दों में बता सकेंगे। तो इसके लिए भी उसको समझ की ज़रूरत होगी। वो पहले समझेगा कि हाँ हामिद का चरित्र कैसा है, हामिद बच्चा कैसा था, तो अपने शब्दों में। तो जब अपने शब्दों में इसको बताना होगा तो उसको समझ आवश्यक है, उसको बोध होना आवश्यक है। फिर तीसरा है, विद्यार्थी मेले में मिलने वाले विभिन्न प्रकार के खिलौनों का वर्गीकरण कर सकेंगे। यानी कि वर्गीकरण आप जानते हैं कि कैसे वर्गीकरण, हाँ ठीक है, हम आप बच्चों से कहेंगे अच्छा आप ये बताइए कि कौन कौन से खिलौने मेले में, प्लास्टिक के मिलने वाले खिलौनों के नाम कुछ बताइए, कुछ मिट्टी के खिलौने के नाम बताइए, उनका वर्गीकरण करिए। या बच्चों को हम कुछ खिलौनों के नाम लिख कर दे देंगे या फोटो बनाकर उनको चित्र बनाकर दे देंगे और कहेंगे इनको वर्गीकरण करिए कि कौन से प्लास्टिक के हैं, कौन से मिट्टी के हैं। तो क्या होगा, इससे पहले उसको समझना होगा कि हाँ प्लास्टिक के खिलौने कैसे होते हैं और मिट्टी के कैसे होते हैं। वो ज्ञानात्मक स्तर का है। वहाँ पे वो पहचान, हमने बताया उनको पहचान कर सकेगा। यहाँ पे है उसको वर्गीकरण कर सकेगा, यानी बता सकेगा और नाम उसमें जोड़ सकेगा। तो ये है आपका बोधात्मक स्तर के उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक स्तर से थोड़ा सा इसका कहा जाए कि स्तर थोड़ा बढ़ा हुआ होता है, यानी ज्ञानात्मक स्तर पर हम सामान्य बातों को कहते हैं, और यहाँ पे कह रहा है बोधात्मक स्तर पर कि जो पढ़ाया जाता है उसको समझकर उसका उल्लेख करना। जैसे हमने कुछ क्रिया शब्द सूचक का प्रयोग किया। एक बात यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब भी हम उद्देश्य लिखते हैं, उद्देश्य वैसा होना चाहिए जिसको प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि जब आप विशिष्ट उद्देश्य लिख रहे हैं तो विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार से लिखा जाता है कि जिसको वो प्राप्त किया जा सके। हम समान शब्द में नहीं लिखते हैं, इसीलिए हम कहा था कि व्यवहारिक शब्दों में उद्देश्यों को लिखिए, यानी कि उस 40 मिनट में, उस 1 घंटे में हम उसको प्राप्त कर सकें। हम ये नहीं लिख सकते हैं कि विद्यार्थी ईदगाह कहानी का बोध कर सकेंगे, या हम ये नहीं लिख सकते हैं कि विद्यार्थी हामिद के चरित्र को समझ सकेंगे। ये हम नहीं लिख सकते, क्योंकि बोध कर सकेंगे, समझ सकेंगे। अब समझ सकेंगे वो आप कैसे माप सकेंगे? यानी कि समझना, आपको कैसे पता कि बच्चा समझा है कि नहीं समझा है वो? तो अगर आप लिखते हैं कि विद्यार्थी हामिद के चरित्र को समझ सकेगा वो, तो वो विशिष्ट उद्देश्य गलत है, उसको इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा। तो इसीलिए क्रियासूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी उद्देश्य वैसे लिखे जाते हैं जिसको हम उस कक्षा में माप सकें, पता कर सकें कि हाँ इसकी प्राप्ति हुई है कि नहीं। इसलिए ये जो भी उद्देश्य देखिए, सारांश बता सकेंगे, शब्दों में बता सकेंगे, वर्गीकरण कर सकेंगे। ये सब जितने भी ये प्रयोग हुए हैं क्रियासूचक शब्द, इसको आप माप सकते हो कक्षा में। जब पाठ समाप्त होता है तो आपको पता चल सकता है कि हाँ बच्चे सारांश बता रहे हैं कि नहीं। अगर बता रहे हैं तो आपका वो उद्देश्य की पूर्ति हो गई। अगर बच्चे हामिद के चरित्र के अपने शब्दों में बता रहा है तो आपके इस उद्देश्य की पूर्ति हो गई। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि जब भी आप उद्देश्य लिखिएगा, आप बिल्कुल उस शब्द में लिखें जिससे उसको मापा जा सके। अब हम आते हैं अब आपका तीसरा, प्रयोगात्मक अथवा कौशलात्मक उद्देश्य। यहाँ पे मैंने प्रयोगात्मक अथवा कौशलात्मक में लिखा है वो,
जो आप देखे होंगे ब्लूम के, तो उन्होंने प्रयोग किया था, एप्लीकेशन किया था। तो क्योंकि हम हिंदी शिक्षण के में जब हम प्रयोग करते हैं तो ज़्यादातर हम कौशलात्मक करते हैं, क्योंकि प्रयोगात्मक मुख्यतः विज्ञान गणित में प्रयोग होता है। लेकिन अगर हम बात करें हिंदी भाषा में, तो हम कौशलात्मक उद्देश्य का प्रयोग करते हैं। ये क्या है? प्रयोगात्मक अथवा कौशलात्मक उद्देश्य से तात्पर्य पढ़ाए जाने वाले पाठ के उन विशिष्ट उद्देश्यों से है जिसके अंतर्गत विद्यार्थी किसी कौशल को प्रदर्शित करता है। प्रयोगात्मक क्या है? हाँ, आपको सिखाया जाता है विज्ञान में कि हाँ ये चीज़ें हैं, दो लिक्विड को मिला दीजिए तो तीसरा बन जाएगा, तो आप क्या करते हैं? लैब में जाकर प्रयोग करते हैं। गणित में क्या होता है? आपको सिखाया जाता है कि 2 + 2 = 4, तो आप सिखाया जाता है कि हाँ आप दुकान पे जाएंगे, आपको 2 टॉफ़ी लेनी है, एक टॉफ़ी का मूल्य 2 रुपये हैं, तो कितने पैसे देंगे? तो वो क्या है? वो प्रयोगात्मक है, वो कौशल है उसका, वो यानी कि वो दैनिक जीवन में प्रयोग करना ही बेसिकली है वो उसका कौशल। तो हिंदी भाषा में भी यही होगा। इसका हम कुछ कार्य सूचक क्रियाएं देखते हैं, फिर हम बात करते हैं। इसमें जो प्रयोग होते हैं शब्द वो हैं प्रदर्शन करना, प्रयोग करना, गणना करना, तर्क करना, निष्कर्ष निकालना। ये प्रयोग होते हैं आपके प्रयोगात्मक अथवा कौशलात्मक उद्देश्य में। ये शब्द प्रयोग जरूर होना चाहिए जब भी आप इस उद्देश्य को लिखेंगे। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। विद्यार्थी ईदगाह पाठ को उचित मात्राओं का ध्यान रखते हुए शुद्ध रूप से पढ़ सकेंगे। ये भी एक कौशल है। आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उचित आरोह आरोह का ध्यान रखते हुए, मात्राओं का ध्यान रखते हुए अगर शुद्ध रूप में उस पाठ को पढ़ ले रहा है वो, तो क्या हो रहा है? उसका वो कौशल विकसित हो रहा है, वो पढ़ने का कौशल विकसित हो रहा है। वो जो हिंदी भाषा के जो 4 कौशल हैं, यानी कि श्रवण, वाचन, पठन और लेखन, इनको ही अगर विकसित करें आप इन कौशलात्मक उद्देश्य में, तो आपको उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरा उदाहरण देखिए। विद्यार्थी ईदगाह पाठ में आए कठिन शब्दों का वाक्य प्रयोग कर सकेंगे। यानी कि कठिन शब्द, जो भी शब्द आ रहे हैं वो उनको वाक्य प्रयोग कर रहे हैं। वो जो नए शब्द आ रहे हैं उनका आप बच्चों से वाक्य प्रयोग करवा रहे हैं, तो वो भी क्या रहा है? वो भी उनसे कौशल विकसित हो रहा है वो। और आप लिख सकते हैं इसमें कि विद्यार्थी अपने माँ के प्रति भावनाओं को प्रदर्शित कर सकेंगे। आप कहानी पढ़ाएंगे, फिर बच्चों से पूछ सकते हैं, हाँ ठीक है, आप अपने माँ के लिए क्या कर सकते हैं, या क्या करते हैं घर में, कैसे अपनी माँ का सब सहायता करते हैं, कैसे क्या आप अपने माँ का प्रति जो भी भावना है उसको आप प्रदर्शित कर सकेंगे। तो ये है प्रयोगात्मक अथवा कौशलात्मक, यानी कि जो कौशल का जो सीख रहा है बच्चा उस पाठ से, उसका प्रदर्शित करना। तो इसलिए तीसरा थोड़ा सा ये भी देखेंगे आप, तो बोधात्मक से थोड़ा सा स्तर बढ़ गया इसका। वो कैसे? क्योंकि दैनिक जीवन में आप प्रयोग कर रहे हैं। वो आपको बताया गया कि हाँ उचित आरोह अवरोह एवं मात्राओं का ध्यान रखते हुए आप पाठ को पढ़ेंगे, फिर आप बच्चों से वही प्रयोग करा रहे हैं। ठीक है, आप पढ़िए, आप उचित आरोह अवरोह और मात्राओं के ध्यान रखते हुए पढ़िए, बच्चे उसको पढ़ते हैं, शुद्ध रूप में पढ़ते हैं वो। तो ये हो गया आपका प्रयोगात्मक अथवा कौशलात्मक उद्देश्य। तो हम लोगों का आज यही था, 3 मुख्य उद्देश्य पढ़ना था विशिष्ट उद्देश्य में। क्योंकि जब आप पाठ योजना बनाते हैं, इन्हीं 3 स्तर के उद्देश्य हम प्रयोग करते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने बात की हिंदी शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य। हमने बात किया कि विशिष्ट उद्देश्य क्या है, यानी कि वह उद्देश्य जिसकी प्राप्ति एक पाठ के द्वारा की जा सके, जिसका प्राप्ति एक निर्धारित समय में किया जा सके। जो उद्देश्य हैं वो बेंजामिन बीएम ब्लूम महोदय ने दिया था। खास तौर से उसको 3 प्रकार बताए थे: ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। हम लोगों ने आज इस वीडियो में ज्ञानात्मक पक्ष के 3 स्तरों की बात की: ज्ञान, बोध, प्रयोग। इन सबको लिखने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसकी चर्चा की। इन सब का हमने उदाहरण दिया कि कैसे इसको हम व्यवहारिक शब्दों में लिखा जा सके। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए
कि विशिष्ट उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में नहीं लिखेंगे तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि पाठ समाप्ति के बाद जब हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, जब हम मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं बच्चों से, तो उसकी प्राप्ति हुई है कि नहीं। तो इसलिए ज़रूरी है कि इनको हम व्यवहारिक शब्दों में लिखा जाए। और व्यवहारिक शब्दों में लिखने के लिए यह अति आवश्यक है कि जो शब्द को बताया गया है उसको आप ज़रूर यूज़ करिए या प्रयोग करिए। यानी कि ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखते समय कौन से शब्द प्रयोग किए जाएंगे, बोधात्मक स्तर के उद्देश्य लिखने के लिए कौन से शब्द प्रयोग किए जाएंगे, और कौशलात्मक स्तर के उद्देश्य लिखने के लिए कौन से शब्द प्रयोग किए जाएंगे। इन शब्दों को जरूर प्रयोग करें, तभी आप एक व्यवहारिक रूप में विशिष्ट उद्देश्यों को अच्छे प्रकार से लिख सकेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।